क्या आपने कभी अकेले पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पर हैं और हजारों लोगों की नजरें सिर्फ आप पर टिकी हो? क्या आप भी कोई स्पीच देने से पहले थोड़ा नर्वस फील करते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो ये बुक पढ़ करके देखिए, क्योंकि ये किताब आपके दिल से पब्लिक स्पीकिंग का डर हमेशा के लिए निकाल देगी। अब जरा सोचकर देखिए कि आपको स्कूल के एक इवेंट में कुछ बोलना है। अब इस बात के पूरे चांसेस है कि आप ये सोच करके टेंशन में आ जाएंगे कि किस टॉपिक पर बोलना है। फर्स्ट चैप्टर, ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, यानी कि अक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। कहने का मतलब ये कि हमें बोलते हुए कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे बाल कैसे हैं, शूज तो ठीक दिख रहे हैं ना, ये कपड़े तो ठीक है ना। ये सोच करके ही अक्सर हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग हमें जज करेंगे, ये ख्याल हमेशा हमारे मन में रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस डर को खुद पर हावी होने देना चाहिए? अब सवाल है कि इस डर से बाहर कैसे निकले, क्योंकि ऐसा तो होता है। तो जवाब इसका ये है, फेस इट, इसे फेस कीजिए, यानी कि डर का सामना कीजिए। आपको ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यहीं से शुरू होती है। कई लोगों की आंखें आपको देख रही है, ये सोच करके ही आप नर्वस होने लगते हैं, राइट? तो इस डर से निकलने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितना हो सके उतना पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद जल्दी ही आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसीलिए जितना हो सके पब्लिक के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आपके अंदर का डर खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि पहली कोशिश में गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मगर डरने की कोई बात नहीं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पहली बार में सबसे गलती होती है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अगली बार बेहतर कर सके। तो इस बुक में दिए गए 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखे। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि आपकी ऑडियंस आपको ऑब्जर्व करती है, इसलिए आपको अपनी ऑडियंस पर फोकस करना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे आपको डायरेक्ट बात करनी है, ना कि दीवार पर लटकी उस घड़ी से और ना ही उस प्लेटफॉर्म से जिस पर आप खड़े हैं। तो इस बात पर कंसंट्रेट कीजिए कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके आगे सेकंड स्टेप की बात करें तो जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी करके आइए। अपनी स्पीच को अच्छे से याद कीजिए। एक खाली दिमाग के साथ प्लेटफॉर्म पर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जब आपका माइंड खाली होता है तो आप दूसरी बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि मेरे बाल ठीक तो लग रहे हैं ना, मैं सही तो कर रही हूं ना, अगर मैं फेल हो गई तो, कुछ फंबल मार दिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके पास स्पीच रेडी होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने रिसर्च की हो, स्टडी किया हो। जाहिर सी बात है, आप ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसके बारे में आप खुद फेमिलियर नहीं है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिए। आगे थर्ड स्टेप आता है, आफ्टर हैविंग सक्सेस एक्सेप्ट इट, यानी सक्सेसफुल होने के बाद इसकी एक्सपेक्टेशन भी करो। इसके आगे चौथे स्टेप की बात करते हैं, अज्यूम मास्टरी ओवर योर ऑडियंस, यानी कि आपको इमेजिन करना है कि ऑडियंस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स होता है, तो या तो आप में या आपकी ऑडियंस में कोई एक फोर्स होगी। अगर आप पॉजिटिव फील करेंगे तो आपकी ऑडियंस भी पॉजिटिव रहेगी। तो इसीलिए ये सोचिए कि आप एक कमाल की स्पीच डिलीवर कर सकते हो। एकदम नॉर्मल और शांत रहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारिए। आगे फिफ्थ और पांचवा लास्ट स्टेप है, जल्दीबाजी ना करें। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जितना हो सके कूल रहिए, शांत रहिए। जैसा आपने प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से चलिए। जब आपको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोचते थे। तो याद रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर सकते हो, ये भरोसा रखिए और अपने डर को दूर भगाकर खुद पे विश्वास रखिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कहता है द सिन ऑफ मोनोटनी। आइए इसे समझते हैं।
टाइम के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में काफी चेंजेस आए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ वर्ड्स के एक्स्ट्रा मीनिंग भी ऐड हो गए हैं जो पहले नहीं थे, जैसे कि लैक ऑफ वेरिएशन और रेपिटेशियस या डल को अब मोनोटोनस बोला जाता है। अगर कोई आपके पास आकर बोले कि आपकी स्पीच मोनोटोनस लगी तो बुरा मत मानो, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखिए और सुधार लाने की कोशिश कीजिए। और स्पीच देते टाइम उन वर्ड्स या फ्रेजेस पर ज्यादा जोर दीजिए जो आप ऑडियंस के नोटिस में लाना चाहते हैं, और जहां जरूरत हो वहां पर अपनी टोन के वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि मोनोटनी हमारी लिमिटेशन शो कराता है। ये हमें बताता है कि हमें और कितना सुधार करना है, इम्प्रूव करना है। मोनोटनी और गरीबी एक जैसी चीज है, डिपेंड करता है कि आपको इस गरीबी से छुटकारा पाना है या नहीं। सोचिए, डिसाइड कीजिए। अपनी स्पीच में वैरायटी इंक्रीज करने के कुछ और तरीके सोचिए। स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाइए, बोरिंग नहीं। जैसे कि एक ऑर्गेनिस्ट के पास कुछ खास कीज मालूम होते हैं जिससे वो हार्मनी कंट्रोल करता है। एक कारपेंटर के पास स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक ऐसे ही स्पीकर भी ना कुछ ऐसा ही होता है, उसके पास भी कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो अपनी स्पीच की मोनोटनी को कंट्रोल कर सकता है। उसे मालूम है कि कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है और कैसे अपनी ऑडियंस की बिलीव्स को गाइड करना है। तो स्पीच में वेरिएशन देना आपकी कैपेबिलिटी से बाहर की चीज है। 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। या तो अकेले में कीजिए या फिर ऑडियंस के सामने कीजिए। अगर ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो आपको फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ पर सुधार की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर कमी है। नेचुरल वे में बोलना थोड़ा बोरिंग लगता है, इसीलिए थोड़ा सा ड्रामा आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने हार्डवर्क से आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक स्पीकर के तौर पर अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं 3rd चैप्टर की, जो कहता है एफिशिएंसी थ्रू एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। मतलब ये कि कोई स्पीकर जब स्पीच देते टाइम डिफरेंट टोन यूज करे या किसी रैंडम सेंटेंस पर जोर दे तो जरूरी नहीं कि उसे रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। आप हर एक वर्ड पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। इस चैप्टर में एम्फेसिस का सिर्फ एक फॉर्म बताया गया है और वो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे ज्यादा जोर देना और अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स पे कम जोर देना। हालांकि हमें लाउडनेस को एम्फेसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कोई किसी वर्ड को जोर से बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी जोर जोर से बोलना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। एक स्पीकर को ये समझना होगा कि एम्फेसिस का कोई परमानेंट रूल नहीं है, क्योंकि हम पहले से नहीं बोल सकते कि किस वर्ड पे जोर देना है और किस पर नहीं। तो ये स्पीकर की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है और जरूरी नहीं कि हर स्पीकर सेम इंटरप्रेट करे। इसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये बताना मुश्किल है, बस हमारे माइंड में ये प्रिंसिपल रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4थे चैप्टर की, जो कहता है एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पिच। जी हाँ, मतलब ये कि वॉइस टोन की हाई या लो डिग्री को और उसकी वेरिएशन को पिच बोलते हैं। पिच को हम पब्लिक स्पीकिंग में एक एक्सक्लेमेशन के तौर पर अप्लाई करके यूज करते हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे आपको अपनी स्पीच के अंदर वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में पिच को एफिशिएंटली चेंज करना है। थॉट के हर चेंज के साथ वॉइस चेंज की भी जरूरत पड़ती है, इसी को हम पिच बोलते हैं। जब स्पीकर पिच चेंज का रूल फॉलो करता है तो स्पीच में एक गुड वॉइस वेरिएशन आती है। हालांकि कुछ लोग इसे बड़े अनइफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं जिससे ऑडियंस बोर होने लगती है। तो बिगनर्स यानी कि नए सीखने वालों और प्रोफेशनल में चेंजिंग ऑफ पिच डिफरेंट होती है, खास करके जब उन्हें स्पीच याद हो। आगे बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की तरफ, जो कहता है एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पेस। जी हाँ, चलते वक्त, भागते वक्त या मूव करते टाइम जो कंसिस्टेंसी रहती है उसे हम पेस बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में पेस का मतलब है टेम्पो। टेम्पो रेट ऑफ मूवमेंट है। 1 मिनट के 600 में जब कोई गन शूट करती है तो वो फास्ट टेम्पो है, और एक ओल्ड मजल होल्डर जिसे लोड करने में 3 मिनट लगते हैं स्लो टेम्पो में शूट करता है। और म्यूजिशियंस उस टेम्पो से फेमिलियर होते हैं जिस स्पीड पर म्यूजिक का कोई पैसेज प्ले किया जाता है। टेम्पो चेंजिंग से डिलीवरी में नेचुरलनेस आती है
और पब्लिक स्पीकिंग में नेचुरलनेस बहुत जरूरी है। टेम्पो में चेंज लाते रहने से आप अपनी स्पीच डिलीवरी को नेचुरल बना सकते हैं। जैसे कि मिस मार्गरेट के स्टेज मैनेजर मिस्टर होवार्ड लिंडसे ने कहा था कि चेंज ऑफ पेस एक एक्टर के लिए मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है और किसी भी स्पीकर के लिए इस टूल को अचीव करके यूज करना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। पॉज एंड पावर, मतलब ये कि पॉज और स्टम्बलिंग में फर्क होता है। पब्लिक स्पीकिंग में बड़ी ही ग्रेसफुली पॉज लिया जाता है। स्टम्बलिंग अलग चीज है, जब आप स्पीच देते टाइम किसी वर्ड पे अटक जाते हो या गलत ढंग से बोलते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग में पॉजिंग भी काफी मैटर करती है। आपकी स्पीच पर इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है और आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस से पहले या बाद में पॉज लेना पड़ता है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगर आप लाइंस के बीच में पॉज लेते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन कई न्यू स्पीकर्स काफी लंबा पॉज लेने की गलती करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एफिशिएंट पॉजिंग के एक या चारों रिजल्ट कैसे अचीव किए जाते हैं, ये आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। स्पीच के दौरान पॉज लेना स्पीकर को अगले मेजर आइडिया डिलीवर करने की फोर्स देता है। जब स्ट्रॉन्ग फ्लो की जरूरत होती है तो पॉज लिया जाता है। पॉज एक तरह का सस्पेंस भी क्रिएट करता है। सुनने वालों को इंतजार रहता है कि अब आगे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपकी पब्लिक बेसब्री से आपकी अगली लाइंस का इंतजार करती है, इसीलिए थोड़ा पॉज लेकर उन्हें वेट करने दे। एफिशिएंसी थ्रू इन्फ्लेक्शन, आइए इसे समझते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब है वॉइस पिच का मॉड्यूलेशन। हमने चैप्टर 4 में चेंज ऑफ पिच की इंपॉर्टेंस बताई थी, तो अब हम बताते हैं कि इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है। रैंडम वर्ड्स आपकी स्पीच को काफी बोरिंग बना देते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐड कीजिए जो वर्ड्स को एक डीप मीनिंग देते हो। 2 तरह के इन्फ्लेक्शन होते हैं, राइजिंग और फॉलिंग। इन दोनों को कंबाइन करके मॉड्यूलेशन के कई और वेरिएशन क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस को नोटिस में लाने के लिए वॉइस पिच चेंज कर लेते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जो कहता है कंसंट्रेशन इन डिलीवरी। मतलब ये कि अपने हाथों से एक सर्कुलर मोशन बनाइए और साथ ही अपने पैरों से एक रेक्टेंगुलर मोशन बनाने की भी कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स ये काफी मुश्किल है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप अपने हाथ और पैरों को 2 अलग अलग मोशन में नहीं चला पाएंगे। बस यही सेम गलती अक्सर स्पीकर्स भी करते हैं। उनकी पहली बात अभी पूरी भी नहीं होती है कि वो दूसरी के बारे में सोचने लगते हैं। फिर होता क्या है कि उनका कंसंट्रेशन फेल हो जाता है। स्पीच स्टार्टिंग में तो सही चलती है, लेकिन लास्ट तक आते आते उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। किसी भी वेल प्रिपेयर्ड स्पीच में जिन वर्ड्स पर जोर देना होता है वो अक्सर सेंटेंस के एंड में आते हैं, लेकिन जब स्पीकर इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले बिना ही अगली लाइन के बारे में सोचने लगता है तो उसका कंसंट्रेशन ढीला पड़ जाता है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी सेंटेंस को बोलते टाइम उसके अगले सेंटेंस के बारे में ना सोचे। जो आप बोल रहे हो सारा फोकस उसी पर रखिए। अगला सेंटेंस खुद आ जाएगा और साथ ही बीच बीच में पॉज लेते रहिए कि अब आगे क्या बोलना है, लेकिन करंट सेंटेंस पर भी फोकस रखिए।